जी नाज़रीन, फेसबुक लाइव सेशन में मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रमेश कुमार बीएम। मेरा ताल्लुक डहर की डिस्ट्रिक्ट घोट की सिंध पाकिस्तान से है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको इल्म है कि हमारी हर मुमकिन ऐसी कोशिश होती है कि दुनिया के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले हर उसी इंसान को आपके सामने लेके आए जिससे कुछ न कुछ सीखने का मौका मिले। तो मेरी हर मुमकिन यही कोशिश होती है कि स्टूडेंट से लेकर एज अ मास्टर ट्रेनर और प्रोफेसर तक, प्रोफेसर से लेकर समाजी तंजीमों से वाबस्ता लोगों तक और मुख्तलिफ इंसान ज़ात की खिदमत करने वाले उन लोगों को आपके सामने स्क्रीन पे ले आने का मकसद यही है कि आप कुछ न कुछ उससे सीख सकें और आपको ये इल्म हो कि दुनिया में ऐसे लोग अपनी मेहनत से, जदोजहद से, अनथक मेहनत से कामयाबियों की बुलंद तरीन चोटियों पर पहुंचते हैं। तो आपको भी यकीनन चाहिए कि आप ऐसी मेहनत करें, कोशिश करें, स्ट्रगल करें जिसके थ्रू आप कुछ ना कुछ कामयाबी हासिल कर सकें। दुनिया में हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान को मेहनत करनी होती है। परफेक्ट मेरे खुदा की जात है, लेकिन फिर भी कोशिश करना हमारा काम है। और जितनी भी हमारी उम्र हो, चाहे बचपन से लेकर हम आखिर तक कोशिश करेंगे, जदोजहद करेंगे, तभी जाके हम कुछ ना कुछ अपना नाम कमाएंगे। नाम कमाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि दुनिया में खिदमत की जा सके उस इंसान की जिस तरह इंसान इस दुनिया में बस रहे हैं, क्योंकि हर इंसान की उम्र थोड़ी होती है और वो इंसान कुछ अरसा जिंदगी का गुजार कर फिर, क्योंकि जो इंसान इस दुनिया में आया है वो जाएगा जरूर। तो आज मेरे साथ बहुत ही खूबियों के मालिक हैं जिसका नाम है, जो हमारे गेस्ट है, मोहम्मद आजिम मलिक साहब, जिसका ताल्लुक लाहौर से है। वो प्रोफेशनल ट्रेनर है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, डेवलपमेंट एक्टिविस्ट हैं, बहुत से खूबियों के मालिक है। मेरा इतना बस नहीं है कि मैं उनका तारुफ करा सकूं क्योंकि मोस्ट सीनियर हैं और मैं एज अ जूनियर हूँ। वो मीडिया से भी, डेली जंग से, मुख्तलिफ मीडिया से वाबस्ता रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि जो मेरे फ्रेंड लिस्ट दोस्त हैं, यकीनन वो कुछ नहीं जानते होंगे आजिम मलिक साहब को, तो मैं चाहूंगा कि आजम मलिक साहब अपना तारुफ खुद कराएं। लेकिन उनसे पहले जो हमें नाज़रीन देख रहे हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम। स्पेशली आजम मलिक साहब को मैं अपने प्रोग्राम में शामिल होने पर सलाम कहूंगा और खुश आमदीद कहूंगा। जी जी मोहम्मद बहुत आजम मलिक शुक्रिया। साहब। जी बहुत शुक्रिया रमेश कुमार। आप आपने मुझे मौका दिया इतने सारे लोगों से मुखातब होने का। और पहले तो आपका शुक्रिया और हमारे प्यारे दोस्त मुश्तरका दोस्त रेहान अल्लाह वाला का शुक्रिया, जिसने ये सारा सिलसिला जो है ये एक पूरा इनकलाब ले आए हैं, वो कि हर दोस्त जो है वो बात कर रहा है। तो मुझे आपने मौका दिया, मैं अपने तजुर्बात की रोशनी में दोस्तों से मेरे तारुफ की मुख्तलिफ आपने जेहतें बताई। बुनियादी तौर पे तो मैं ट्रेनर हूँ और फितरतन शायर हूँ, पंजाबी और उर्दू में शायरी करता हूँ। तो वो बुल्ले शाह का एक कहना है कि बुल्ला की जाना मैं कौन। तो इंसान में अल्लाह ताला ने इतनी खूबियां रखी हुई हैं कि उसको कई दफ़ा जिंदगी के आखिरी अयाम पे भी पता चलता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें अभी मजीद डिस्कवर होने वाली। तो हाँ मुझे जी जो जी। चीज़ें नज़र आती रही मैं उन पे मेहनत करता रहा। तो शर्त यह है कि आप सिर्फ मेहनत करते जाएं। तो मैंने ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो जर्नलिज्म से किया था, रोजनामा जंग से, और लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था जिन दिनों मैंने साथ नौकरी कर ली। तो उसके साथ साथ फिर मुझे शायरी का जो मेरे अंदर था कि मैं कुछ कहूँ, कुछ आसान लफ्ज़ों में लोगों के जो ज़मीर है उसकी आवाज़ उन तक पहुँचाऊँ। तो शेर कहता रहा, साथ साथ नौकरी करता रहा। तो रोजी रोटी मेरी जो थी वो ट्रेनिंग से जुड़ गई, क्योंकि मुझे ये था कि जो मैं चीज़ें सीखता हूँ, जिस तरह आपने कहा कि हम सारी ज़िंदगी सीख रहे होते हैं, तो मुझे था कि जो भी सीखूं वो दूसरों तक पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है। तो इसी मेरे तारुफ में ही दोस्तों के लिए पैगाम भी है कि आप भले सीखें कम लेकिन करें ज़्यादा। अगर हम ये सोचें कि बस सीखते हैं, अच्छी बातें सुननी है, रमेश कुमार रोज़ कोई हमें शख्सियत मिलाते हैं, तो वो मिलना जो है और सिर्फ बात करना वो सारा कुछ नहीं होता। बात सुन के उस पर अमल करना बड़ा ज़रूरी है। तो मैंने ये किया कि जो मैंने बातें सुनी थी अपने सीनियर से उस पर अमल करता रहा। तो मुझे हर काम ये आसान नज़र आता रहा, जर्नल से लेके ट्रेनिंग तक। और अभी मैं पब्लिशिंग हाउस एक चला रहा हूँ किताब पब्लिकेशन के नाम से, क्योंकि किताबों से मेरा इश्क है और मैं किताबों के फ़रोग के लिए हमेशा काम करता रहता हूँ। तो वो किताबों का दायरा भी मेरा कामयाबी से चल रहा है। तो मैं समझता हूँ ये सारे हवाले जो हैं ये इंसानों से जुड़े हुए हैं कि मैं जो भी करूँगा उसमें पहलू ये होगा कि दूसरों की ज़िंदगियाँ बदलने की कोशिश करनी। जिस तरह आप इस शो के ज़रिए कर रहे हैं, तो मेरा और आपका मकसद जो है वो जुड़ा हुआ है कि हम चाहते हैं कि जो सीखना है या हमें अच्छे लोग जो ज़िंदगी में मिले उनको लोगों से मुतारफ़ करवाएं। तो ये बड़ा अच्छा सिलसिला आपने शुरू किया। तो ये मैंने अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ चीज़ें बताई हैं आज के आधे घंटे में। कोशिश करेंगे मेरे जी जी जी। तजर्बात से सुनने वालों को कुछ फ़ायदा पहुँचे। जी जी, ज़बरदस्त सर, बहुत अच्छा लगा आपका तारुफ मुख्तसर सुनकर। हालांकि आपका बहुत वसी एक्सपीरियंस है, बहुत वसी आपका तारुफ है,
लेकिन फिर भी आपने शार्ट बताया और उम्मीद करता हूँ कि लोगों को बहुत पसंद आया होगा और यकीनन कुछ ना कुछ आपसे सीख पाएंगे। मेरा शुरुआती सवाल ये होता है कि आपकी एजुकेशन कितनी है और आप मतलब एज ए जर्नलिस्ट फील्ड में कैसे हैं आप? बेशक एजुकेशन का मुख्तसर कर लें, लेकिन जर्नलिस्ट की फील्ड में आपको कैसे आना हुआ? अच्छा, मैंने मास्टर्स किया जी गवर्नमेंट कॉलेज से। उसके बाद चूंकि पंजाबी जुबान से मेरा एक था, हर बंदे को अपनी मादरी जुबान में जरूर इल्म हासिल करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें जो जखीरा होता है अल्फाज का, वो उस बंदे को लगता है कि मेरे अंदर ही मौजूद है। तो मैंने 2015 में फिर एमए पंजाबी भी किया। अभी एमफिल मेरा थीसिस जमा होने वाला है, एमफिल मैंने कर ली है तो पाकिस्तानी जुबानों में। तो ये तालीम चलती रही, लेकिन मेरा ग्रेजुएशन के फौरन बाद मैंने जंग ज्वाइन कर लिया था। बीए में मैंने जर्नलिज्म तो पढ़ा था, लेकिन ये कि वो उसकी बुनियाद पे मैं उसमें चला गया रोजनामा जंग में। तो वहाँ मार्केटिंग के शोबे में काम किया, पब्लिशिंग में काम किया। तो मैं समझता हूँ बुनियादी तालीम जो आपकी किसी में भी है, आप में अगर विल पावर है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं। और अभी यूरोप में तो ये बिल्कुल बिल्कुल देखा जा रहा है कि वो कहते हैं कि 71 या 2% लोग अपनी डिग्रियां लेने नहीं आते। ना दारा नौकरी देते हुए डिग्री मांगता है, ना स्टूडेंट डिग्री के पीछे भागता है। वहां जिसको काम आता है वो पता चल जाता है, नजर आ जाता है। तो भी हमारी यूथ में भी ये चीजें आ रही हैं कि माशाल्लाह पाकिस्तानी जी जी यूथ बड़ी कनेक्टेड है। और अभी भी लोग डिग्रियों का उतनी केयर नहीं कर रहे जितना काम प्रैक्टिकली हो रहा है। आईटी में खास तौर पे बिल्कुल बहुत सारे नौजवान हैं जो बाकायदा जी उनमें जी की, लेकिन वो बदल रहे हैं अपने इर्द गिर्द। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, चलो ठीक है, ये हो गया आपका जर्नलिस्ट फील्ड, हम इस पे भी बात करेंगे। लेकिन एज आई आप शायर हैं, पोइट है, आपने कहा पोइट भी हैं, तो जी पोइट्री क्या अंदर का एक एहसास होता है या किसी से सीखनी पड़ती है या ऐसे ही कुदरत की तरफ से मिला हुआ एक अनमोल तोहफा होता है? तो शायरी के हवाले से आपका क्या कहना है इन तीनों सवालात में से? अच्छा, मुझे लगता है जी कि ये आपके अंदर ही होता है, कोई कुदरती मैकेनिज्म है। क्योंकि बहुत मैंने लोग देखा जिन्होंने लिटरेचर पढ़ा पूरी पूरी जिंदगी, लेकिन एक शेर भी नहीं कह सके। और बहुत सारे ऐसे शायरों को जानता हूँ जो बिल्कुल स्कूल नहीं गए, लेकिन उनकी शेरी जो ज़ौक़ है वो बहुत आला है, और उनके शेरों लोगों की जिंदगियां बदल दी। तो ये कोई कुदरत की तरफ से अता है कि वो लफ्ज आपके अंदर से एक खास रिदम में निकलते हैं, खास तरतीब से निकलते हैं। और शायर को ये भी मालिक ने ये एजाज बख्शा है कि बड़ी से बड़ी बात को शायर बड़ी आसानी से चंद मिसरों में कह देता है। अभी भी आप देखें कि हर जगह लोग डॉक्टर अल्लामा इकबाल की शायरी को मदद लेते हैं, हर खतीब भी। और वो आलम दीन भी जो पहले खिलाफ थे पाकिस्तान के तस्वर के, अब वो भी अल्लामा इकबाल के शेरों से मदद लेते हैं, क्योंकि शायरी जो है वो आपके अंदर का जो इजहार है उसको आसान बनाती है। तो अब मेरा ये ख्याल है ये कुदरती है। और मैंने भी जब लिखना शुरू किया तो मुझे नहीं पता था कि ये जो तरतीब खास से लफ्ज मेरे जहन में आते हैं और मैं लिख लेता हूँ ये जी शायरी जी है। तो वो बहुत बाद में सही पता जी चला कि उसमें एक रिदम भी था, उसमें बैलेंस भी था। और वो लगता है कि शायर के अंदर से ही कहीं से फूटती हैं चीजें, ख्यालात ना। जी अच्छा, शायरी आपने कौन सी ज़बानों में लिखी है और कौन सी सिन्फ आपने ज़्यादा लिखी है? थोड़ा इस मुतालिक बता जी दें। जी जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। आप शायरी से शेरी ज़ौक़ आपका नजर आ रहा है कि आपको शायरी की सिनफों का भी पता। तो शायर को तो होता है कि मेरे को ऐसा जी बंदा जी मिले जो जिसके शेरी ज़ौक़ मौजूद हो। तो मैं सर वैसे तो पंजाबी में ज्यादा लिखता हूँ, मेरी मदर लैंग्वेज है, उसमें मुझे आसान होता है लिखना। तो लेकिन उर्दू शायरी भी करता हूँ, और ज्यादा मैंने गजल लिखी है। उर्दू में गजल ज्यादा लिखी है और पंजाबी में नज़म ज्यादा लिखी है। लेकिन जो पंजाबी के रवायती जो सिनफे हैं, जिस तरह बोलियां, टप्पे, माहिए, हाँ जो हाँ सदी में विजडम है, वो भी मैंने लिखे हैं। और सूफी शायरी जो पंजाबी है वो मुझे पसंद है, उसे आइडलाइज करता हूँ। उसकी कहीं ना कहीं उसकी खुशबू, उसका रंग मेरी शायरी में नजर आता है। वाह जी वाह। अच्छा, कोई एक अपना पसंदीदा एक शायर सुना दे जो सूफीज़्म से ताल्लुक़ रखता हो या ऐसा इंसान ज़ात की खिदमत के हवाले से दर्स देता हो, कोई जी जी आपकी जरूर। अपनी शायरी याद हो? क्योंकि मैं जी जी। आपको अपने दो पंजाबी शेर सुनाता हूँ कि आओ रल के कसमां खाइए, लगियां दी लज तोड़ निभाइए। वाह जी आओ वाह। रल के कसमां खाइए, लगियां दी लज तोड़ निभाइए। वाह आपो जी वाह। अपनियां गर्जां छड्ड के, जी आपो जी। अपनियां गर्जां छड्ड के जीवन दा मंशूर बनाइए। वाह सही बात, जीवन दा महत्व बनाइए। ये वो जबरदस्त।
ये सारे अल्फाज उर्दू से मिलते जुलते हैं, आपको मुश्किल नहीं हुई होगी। और उर्दू एक हाँ शेर में मुश्किल नहीं हुई बिल्कुल। एक उर्दू का अपना शेर जी आपसे जी। करता हूँ साझा के हाँ इरशाद इरशाद इरशाद। ये गुर भी ये गुर भी आजमाना चाहता हूँ, ये गुर भी वाह जी आजमाना वाह। चाहता हूँ, मैं तुझसे हार जाना चाहता हूँ। वाह जबरदस्त। वो जो माशाल्लाह लोग बहुत अच्छी सर जी। दिन रात जीतना चाहते हैं, उनके लिए मैसेज है कि जी किसी से जी। हार नहीं जाना चाहिए। इसमें भी बड़ी खुशी के पहलू हैं, वो छुपे हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा सर जी, आपकी शायरी मतलब किताबों में पब्लिश हो चुकी है, किसी मैगजीन में या मराइल में है या अखबारात में छप चुकी है, जी तो कितनी तादाद होगी या बुक आप? मेरी जी जी। दो किताबें मेरी छप चुकी हैं जी। पहली थी नाल मेरे कोई चले, वो उस वक्त मार्केट माशाल्लाह। में, दूसरी अभी है साईं सुनेड़े कर ली। और अभी मैंने जी वारिस जी। शाह का जो कलाम है उसका भी उर्दू तर्जमा किया है, मखसूस उनका कलाम चुन के, ताकि वो जो जी जी। उर्दू पढ़ने वाले लोग उन तक भी उनका पैगाम पहुंचे सूफियों का। तो अभी कुछ कहानियों बिल्कुल। पे काम कर रहा हूँ, कोई आलमी जो अदब है उसमें से कहानियां लेके इंग्लिश से उसकी ट्रांसलेशन कर रहा हूँ उर्दू और पंजाबी जी में। जी। तो वो भी इंशाल्लाह इस माह छप जाएगी किताब ना, दो जुबानों में। तो अभी तक 3 छपी हैं किताबें मेरी, इंशाल्लाह 3 जी इन्हीं जी। लॉकडाउन के दिनों में आ जाएंगी। तो जबरदस्त। अच्छा, शायरी के हवाले से किसी किसी मुशायरे में आपने बड़े मुशायरे में हिस्सा लिया हो और कोई ऐसे आपको अवार्ड्स मिले हों, तो इस हवाले से अगर कोई आपका जी एक्सपीरियंस है, जरूर आइडियाज है तो शेयर। जी जरूर रमेश, आपने बहुत शुक्रिया, आपने पूछा। मेरी किताब जो साइंस ने कर ले, इसको महका अदबी अवार्ड पंजाबी का एक अवार्ड मिल चुका है, नज़म का, बेहतरीन शायरी का। और एक दिल दरिया पाकिस्तान तंजीम है, उसने अवार्ड दिया था। और बाकी तो इनफरादी तौर पे बहुत ज़्यादा, चूंकि मैं समाजी कारकुन हूँ, तो इंसानी हकूक के कुछ अवार्ड मुझे मिले, बेनजीर भुट्टो अवार्ड मिला था। तो काफ़ी सारा पजीराई मिली। मुझे लगता है कि अगर आप काम करते हैं तो वो छुपा नहीं रहता। जो लोग ये गिला करते हैं कि जी हम बड़ी मेहनत करते हैं हमारा नाम नहीं बनता, तो उसके कहीं इरादे में या मेहनत करने में कमी है। वरना ये हो नहीं सकता कि जिस तरह रमेश कुमार अगर का शो कर रहा है तो कैसे हो सकता है लोगों तक ना पहुंचे। तो अगर आपकी सच्चाई है आपके इरादे में और लगन है, हाँ, ये मेरा मशवरा है सुनने वालों को कि वो काम करें जो आपको पसंद है। जो काम आपको पसंद होगा आप करते हुए कभी थकेंगे नहीं और ना कोई बहाना तराशेंगे। तो हमारे यहाँ ये होता है कि लोग अक्सर वो काम कर रहे होते हैं जो उन्हें पसंद नहीं होते, तो फिर हम वो बददिली से करते हैं, नामुकम्मल करते हैं। और जब नामुकम्मल जी हम जी। काम करते हैं तो फिर रिजल्ट नहीं मिलता, ये नेचुरल बात बिल्कुल। अच्छा सर, एक आप जैसे शायर हैं, इसी तरह एक फनकार होता है या मुख्तलिफ शोबाजात में जो लोग अपनी मतलब खिदमात सर अंजाम देते हैं, उन लोगों को जब अवार्ड मिलता है, या उन लोगों को ऐसी क्या चीज़ मिलनी चाहिए जिसके थ्रू उसको मतलब मोटिवेशन ज़्यादा मिले? मेरी नज़र में एक दाद होती है, जहाँ किसी को महफिल में अगर दाद देता है कोई, तो है। जी जी। मेरे ये ज़ाती राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन आपकी नज़र में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके खिदमात के बाद अगर आपको वो मिलती है तो आपको खुशी भी महसूस होती है और ज़्यादा आपको काम करने में मज़ा आता है और मेहनत करने में भी आपको मज़ा आता है? मतलब एज जी ए जनरली आप अपना भी जी, ख्यालात इजहार देखिए कीजिएगा और लोगों को भी सामने रखें। जी बहुत अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि आप खुद समझते हैं कि जो दाद है, कहते हैं ना शायर तो दाद का दीवाना होता है, वो दाद के लिए कुछ भी कर जाता है। उन्हें वाह के जो वाह वाह के लफ्ज हैं ये सारी जिंदगी अच्छे काम करने पे लिखने पे वादा रखते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अवार्ड्स जो और शाबाश और एप्रिसिएशन बंदे को मोटिवेट करती है, उसे हौसला देती है। लेकिन शायर और लिखने वाले को ये होता है कि उसकी तहरीर किसी की जिंदगी पर असरअंदाज हो जाए। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े जो शायर अदीब है उन्होंने अवार्ड के लालच नहीं किए, लेकिन जब आपकी जिंदगी किसी की जिंदगी आपके अल्फाज की वजह से बदलती है, आपने एक अच्छा ख्याल किसी शेर में डाल दिया और उससे किसी ने अपने बड़ों की इज्जत करनी सीख ली, तो इससे बड़ा आपके लिए कोई इनाम नहीं होगा। हम जहाँ जाते हैं लोग पहचान लेते हैं। अभी मैंने एक पंजाबी का के नाम से एक अदारा शुरू किया है जो ऑनलाइन मुख्तलिफ लैंग्वेज और कल्चर के फ़रोग के लिए काम करता है। तो ये रेहान भाई की ख्वाहिश थी और उनकी उन्होंने मुझे इसमें मोटिवेट किया। तो जो शायर मैं लेता हूँ, जिस शायर को कभी उसके इर्द गिर्द के लोग नहीं जानते थे, इस तरह ऑनलाइन आने से पूरी दुनिया से उसे दाद मिलती है, उसको अप्रिशिएट किया जाता है, तो उसमें मजीद हौसला आता है। तो मुझे लगता है कि अप्रिसिएशन जो है वो किसी भी फनकार के लिए, आर्टिस्ट के लिए वो ऑक्सीजन है। उसको ऑक्सीजन मिलेगी जबरदस्त। तो वो फन जिंदा रहेगा।
अच्छा सर, आप एज ए मोटिवेशनल ट्रेनर भी हैं, तो किस किस्म की आपने ट्रेनिंग्स कराई है और कौन कौन से इलाकों में आपने ट्रेनिंग कराई है और किन लेवल की आपने ट्रेनिंग्स कराई है, इससे मुतालिक थोड़ा बता दें। तो मैं सर चूंकि ये दोस्तों को ये भी बताता जाऊं कि हमारे यहाँ एक स्पेशलाइजेशन का एक वायरस आ गया यूरोप से कि हर बंदे को स्पेशलाइज करना चाहिए। अच्छा, हमारा जो कल्चर है, जो इंडस सिविलाइजेशन है, जो सिंध पंजाब की तहजीब है, चूंकि 4,000 साल तो लोग कहते हैं कि साबित है कि 4,000 साल से ये लोग मौजूद हैं, इससे पहले से भी हैं। तो इनका एक अपना इनका तरीका है कि हमारी मिट्टी में एक बात है कि लोग सारा कुछ कर लेते हैं। अच्छा, एक बंदा शायर भी है, अच्छा स्पीकर भी है, वो अच्छा मैकेनिक भी है। तो हमें जब ज्यादा काम करने पड़ते हैं तो हम आपके अंदर एक ब्लेंड बनता है एक। तो मैंने जिंदगी में बहुत ज्यादा काम किए, वो मेरी शख्सियत का हिस्सा बनते रहे। उनका मुझे मजा आया ट्रेनिंग में जाके कि एक अच्छा ट्रेनर है, उसके तजुर्बात और मुशाहिदे उसको अच्छा ट्रेनर बनाते हैं। वो लोगों के सवालों को जवाब देते हुए, उनको इंगेज करते हुए, उसको बड़ा अच्छा लगता है कि यार मैं सिंध भी फिरा हुआ हूँ, मुझे सिंध के लोगों का पता है। अच्छा, मुझे सबसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यूएनडीपी के साथ काम किया, कवाम मुतहदा तरक्याती प्रोग्राम के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट थे। उनमें जो सबसे मुझे काम पसंद आया वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का था। उसमें यह था कि कुरानदाजी में लोगों को 3-3 लाख मिलता था वसीला हक, और उनको 7 दिन की हम तरबियत देते थे कि इस 3 लाख से आप कारोबार शुरू कैसे करें। तो हमने पूरा जो एमबीए का निसाब है उसको मुकामी जबानों में ट्रांसलेट किया, पंजाबी सिंधी में, और लोगों को सिखाते थे हम उन अनपढ़ लोगों को कि कारोबार करने से पहले देखना है कि जो कारोबार करने जा रहे हैं इसकी जरूरत भी है कि नहीं है। तो जब जब जरूरत वाली चीज का काम शुरू करेंगे तो काम चलेगा। तो ये हम टिप्स उन्हें बताते थे जो एकेडमिकली हमने सीखी थी। तो उसमें मुझे सिंध में भी जाने का मौका मिला, हैदराबाद में मैंने कराई, और पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में। तो उससे जो लोगों ने सीखा और अपने कारोबार शुरू किए और बाद में उनसे मुलाकातें हुई तो वो कामयाबी से कारोबार कर रहे थे, खुशहाल जिंदगियां गुजार रहे थे। तो मुझे अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया कि जो मैंने सीखा, मेरी शायरी भी काम आ जाती है ट्रेनिंग में। आप जैसे लोगों से सीखा, रेहान से सीखा, वो वहां पे इम्प्लीमेंट किया। अब जिस तरह रेहान कहता है कि मेरे आप दोस्त चोरी करें फेसबुक पे, तो आम बंदे को समझ नहीं आती इसका क्या मकसद है। हालांकि अगर आपने 50 बंदे पूरी दुनिया से चोरी कर लिए तो आपका एक्सपोजर इंटरनेशनल हो जाता जी है। जी। तो ये हर उस्ताद के सिखाने के बिल्कुल। मुख्तलिफ तरीके होते हैं। रेहान भाई हमारे उस्ताद हैं, उनके बड़े कमाल तरीक़ेकार है, बिल्कुल। तरीके। तो मैं वो ट्रेनिंग फिर मैंने कराई। बिल्कुल। अभी मैं तालीमी अदारों में करा रहा हूँ पीस और टॉलरेंस पे। मुल्तान यूनिवर्सिटी में करा के जी आया जी। हूँ, नॉर्थ यूनिवर्सिटी में। तो नौजवानों के साथ काम करने का जी जी। ज्यादा मजा आता है क्योंकि वो ज्यादा जल्दी अमल शुरू कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने ट्रेनिंग को ही जिंदगी का मकसद बनाया है, और उसमें मेरे सारी जिंदगी के जो बाकी मैंने सीखा उसमें काम आ जाता है। तो कारोबार की ज़बरदस्त। ज्यादा मैंने दी, और इलेक्शन कमीशन के हवाले के साथ काम किया। अभी यूनिवर्सिटीज के साथ काम कर रहा हूँ पीस बिल्डिंग पे और टॉलरेंस पे, क्योंकि हमारे जी। नौजवानों में बर्दाश्त की बड़ी कमी है और उन्हें सिखाने की जरूरत बिल्कुल। है कि आप अपनी जो बिल्कुल। जो जज्बा है, जुनून है, उसको मुस्बत कैसे इस्तेमाल करें। अच्छा सर, जैसे आप अभी मतलब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हो रही है, आप क्या समझते हैं कि अगर ऑनलाइन कोई ऐसी ट्रेनिंग दी जाए वो ज़्यादा मस्बत रहेगी या फिर फिजिकल का ज़्यादा असर होता है? आपकी नज़र में इसमें क्या डिफरेंस है? सर बेशक जो हमारी एज के जनरेशन के लोग हैं उन्होंने तो ज्यादा काम किया आमने सामने फिजिकल इंटरेक्शन से, हमारे जी लिए जी। नया है। शुरू में मैं भी जो ही जी जी। ऑन होता था स्ट्रीम यार्ड या जूम तो मैं कंफ्यूज, अभी भी हम हो जाते हैं कैमरे के आगे ना। लेकिन हमारे पास दूसरी ऑप्शन कोई नहीं रही कोरोना में। जी जी। और कहते हैं हर मुसीबत जो है वो कुछ रहमतें भी जी लेके जी। आती है। ये है तो मुसीबत, लेकिन इसके दौरान घर बिल्कुल। रह के हमने काम करना सीखा। तो मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट ज्यादा बड़ा है। जी जी। पहले मैं इस तरह नहीं सोचता था, अभी अगर जी मैं जी। ऑनलाइन करूं तो मेरा एक सेशन जो है वो लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, और वो यूट्यूब पे पड़ा रह सकता है बिल्कुल। महीना के लिए। तो मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट ज्यादा जी है जी। ऑनलाइन बिल्कुल। काम करने का। और जिस तरह आपने कहा, मैं इस पे सोच रहा हूँ कि मुख्तलिफ टॉपिक्स पे सेशन बना के तो वो यूट्यूब पे डालूं, ताकि ऑनलाइन अगर कोई कारोबार की जी ट्रेनिंग जी। लेना चाहता है तो वो एक वक्त में अगर 1,000 बंदा मुझे सुन रहा है तो वो ज्यादा अच्छा है, बजाय कि मैं 30 लोगों को लेके जी जी। 7 दिन बैठा रहूं। तो उससे ज्यादा अच्छा है कि भले इसका इम्पैक्ट उतना ना हो लेकिन ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। बिल्कुल।
अच्छा, जैसा कि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं और मोटिवेशनल तकरीबन हर नॉलेज से भी वो मतलब उसकी माला माल होती है, उसकी तरफ इतनी नॉलेज होती है, इंसान कभी कभार मायूस हो जाता है। तो आप क्या समझते हैं, मायूसी वैसे तो गुनाह है, कुफर है, हम कहते हैं मायूसी, लेकिन फिर भी इंसान है, इंसान हर किसी की अपनी सोच है, तो मायूसी की सूरत में इंसान को क्या करना चाहिए? अच्छा सर, जो हमारी ख्वाहिशात हैं इनको अगर हम छोटा रखें तो हम कभी डिप्रेस नहीं होंगे। हम ख्वाहिशात को बड़ा कर लेते हैं देखा देखी। आपके पास बाइक है तो आपके किसी दोस्त के पास गाड़ी है तो अपने ख्वाहिश को बड़ा कर लिया कि मैं गाड़ी होगी तो खुश रहूंगा। अच्छा, जो हमारे पास मौजूद होता है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। कहते हैं कि हमारी कौम की करीब की नजर कमजोर है। जो हमारे पास है उसे हम नेमत नहीं समझते। जब भी आप मायूस हो, आप अपने से नीचे देखें। वो कहते हैं ना, एक दरवेश ने उसके पाँव उसके पास जूता नहीं था तो उसने दुआ की कि या अल्लाह मुझे जूते अता करो, मेरे पास जूते नहीं और सर्दी में मुझे बाहर जाना मुश्किल लगता है। तो देखा तो बाहर से एक बंदा गुजरा जिसके पाँव नहीं थे। तो उन्होंने फौरन शुक्र किया कि या अल्लाह शुक्र है कि जूता तो किसी वक्त भी मिल जाएगा, शुक्र है कि मेरे पाँव हैं। तो हमारे पास जो कुछ होता है ना, हम असल में ना शुक्री करते हैं। कहते हैं ना, शुक्रगुजारी का जादू है। अगर हम मौजूद चीजों का जी जी शुक्र बिल्कुल। करते हैं तो कभी हम मायूस नहीं होंगे। जब भी आप डिप्रेस हो, अपने पास जो नेमते हैं उनका सोचें, अपनी सलाहियतों का सोचें और जिस जगह बैठे हैं वहां से चले जाएं, वो एटमॉस्फेयर बदल लें। क्योंकि जब आप एक एक बिल्कुल। सोच जाते हैं उसमें से निकलना फौरी तौर पर जरूरी होता है। तो अगर आप अपनी चीजों जी पे जी। फख्र करते हैं, अपनी सलाहियतों पे, और उन लोगों से मिले जो आपको अप्रिशिएट करते हैं। इस तरह है कि ना मिलाकर उदास बिल्कुल। लोगों को नहीं, ना मिलाकर उदास लोगों से हुस्न तेरा बिखरना जाए जी कहीं। जी वाह। तो इसमें ये इलाज है वाह कि सही आप वाह, लोगों सुन से तेरा मिलें दिखाना जाएगा। जो आपको एनर्जी देते हैं, जो हौसला देते हैं। जिस तरह आप काम कर रहे हैं बिल्कुल। माशाल्लाह, मनिमल में सिद्रा कर रही है, रेहान कर रहे हैं, बिल्कुल। तो आप लोगों को जीना जी जी सिखा रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को जब आप मिलते हैं तो बेशक। फिर आप एनर्जी की तरफ जाते हैं, डिप्रेशन की तरफ नहीं जाते। नहीं जाता, बेशक बिल्कुल। अच्छा सर, एक तो होता है सोशल सेक्टर। सोशल सेक्टर तो मतलब वो मतलब लाजम है, ऐसे समझ लें हम कि वो प्रोजेक्ट्स होते हैं। लेकिन एक होता है सामाजिक काम, जो इंसान अपने हिस्से का भी काम कर सकता है, घर बैठे भी काम कर सकता है बगैर किसी लालच और लोभ के। जी तो जी। इसमें एक तो क्या डिफरेंस है और इसका क्या फायदे हैं, जो अगर लोग घर बैठे भी कोई सोशल काम करता है तो उन लोगों को क्या मिलता है, इस हवाले से थोड़ा रोशनी डालें। अच्छा सर, जो जो समाजी जिम्मेदारी है आपकी, जब हम कहते हैं कि हुकूमत हमारे लिए सड़कें बनाए, हमारे लिए अस्पताल बनाए, तो कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां हैं जो आप में। अच्छा, जिस हम समाज में रहते हैं, लोग हमारे दुख सुख में हमारे साथ होते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमें हौसला देते हैं, तो उनका कुछ तकाजा भी होता है कि हमसे भी कुछ लें। वो हमारी जिम्मेदारी क्या है? तो जो समाजी जिम्मेदारियां हैं ये समाज को बेहतर बनाने के लिए हमेशा होती हैं। और हमेशा समाजी कारकुन जो है वो, उसको जो तस्कीन मिलती है अच्छा काम करके, वो उसके लिए कर रहा होता है। ठीक है, मुख्तलिफ डेवलपमेंट सेक्टर में नौकरियां भी हैं जिन लोगों का काम ही कहते हैं ना, जिसका इश्क ही उसका काम बन जाए, तो उसको इससे बेहतर जिंदगी क्या है। कि अगर एक समाजी सोच रखता है बंदा, उसको किसी एनजीओ में, किसी समाजी इदारे में, ईदी फाउंडेशन में नौकरी मिल गई, तो वो तो खुश है कि उसको तनख्वाह भी मिल रही है और वो काम भी कर रहा है जो उसे पसंद है। लेकिन समाजी काम जो है वो बगैर सिले के करें तो ज्यादा मजा है। कि एक तो आपकी नौकरी है और एक आप उस समाज के लिए कर रहे हैं जिसका आपको वापसी रिटर्न मिलना है। अगर आपने गली में कूड़ा साफ कर दिया, कूड़ा रखने को आपने लोगों को कायल किया कि गली में कूड़ा ना रखें, तो जो मच्छर पैदा हो रहा था वो आपको भी काट रहा था, आपके बच्चों को भी काट रहा था। अगर गली साफ होगी तो इनडायरेक्ट आपको भी उसका फ्रूट तो मिल रहा है। अच्छा, चेंज के लिए और समाजी कामों का सिला आपको भी मिल रहा होता है, लेकिन बाकी लोगों को भी मिल रहा होता है। इसके लिए दिल थोड़ा बड़ा होना चाहिए। और एक चीनी कहावत है कि 100 मील का सफर भी पहले कदम से शुरू होता है। अगर आप छोटे छोटे काम करें, मोहल्ले में कोई बीमार है उसकी खबर लेने चले जाएं, किसी को स्ट्रीम यार्ड सिखा दें, किसी को जूम पे सिखा दें, किसी को फेसबुक अकाउंट बनवा दें, किसी को यूट्यूब से लिंक कर दें, तो लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। अभी जितने मौके फ्यूचर में आएंगे वो इसी तरीके से टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आएंगे। डिजिटल होना पड़ेगा आपको ना। तो अगर आप ये किसी को सिखा दें तो ये कितना बड़ा हुनर है। मशहूर, पहले आपको कितने लोग जानते थे, अभी पूरे मुल्क में लोग आपको जानते हैं। और बिल्कुल जिनको बिल्कुल। जिनसे आप इंटरव्यू कर रहे हैं वो आपके दोस्त भी बन जाते हैं। अच्छा, दोस्त है वो बेशक आपका बिल्कुल। दोस्त आपकी दौलत होते हैं। जरूरी नहीं कि बेशक कैश बिल्कुल सर। होते हैं। कल हो सकता है आप मेरे किसी काम आ जाए सिंध में, मैं इस्लामाबाद में बिल्कुल। आपके काम आ जाऊं, और जहां मैं आपके काम आऊंगा
वहां मैं रिप्लेस जी जी करूंगा पैसे को। अगर आप बिल्कुल। इस्लामाबाद आए, मेरे पास ठहरे, तो आपके होटल के जी पैसे जी बचे नहीं बचे। तो दोस्त हमेशा आपको, बिल्कुल इंसान भी रिसोर्स होता है, इंसान भी बिल्कुल। रिस्क होता है, आपके काम आता है। तो जो भी समाजी लोग हैं उनका जो है ना सोशल सर्कल बड़ा हो जाता है, जी उनमें जी यकीन आ जाता है, उनको ज़हनी सुकून मिलता है, और साथ साथ लोगों को जॉब भी मिल जाती हैं। एक एक सेक्टर में बहुत ज्यादा मौके पड़े हैं, सोशल सेक्टर में। तो अगर आप उसको बगैर सिले के करें और सच्ची खुशी के लिए करें, तो फिर देखें पैसे तो बाई प्रोडक्ट है। जिस तरह रेहान भाई कहते होते हैं कि अगर आप काम करेंगे पैसा तो आएगा इसके नतीजे में। आएगा बिल्कुल काम मोहब्बत से करें और शौक से करें। तो जो बिल्कुल। बंदा सुबह जल्दी उठता है, मेरे एक उस्ताद कहा करते थे कि जो बंदा सुबह 6 बजे उठता है जी और जी एक बंदा सुबह 10 बजे उठता है, तो जी जी दोनों की उम्र अगर 50 साल है, तो एक ने उनमें से 60 साल जिंदगी गुजारी है। जी जी कहते हैं कि सोया और मरा हुआ एक बराबर होते हैं। जो बिल्कुल 4 घंटे पहले जाग गया उसका एक्सपोजर ज्यादा होगा, उसका काम ज्यादा बिल्कुल। होगा, उसको फ्रूट ज्यादा मिलेगा, उसकी कामयाबी के चांसेस ज्यादा है। तो ये छोटे जी जी छोटे टिप्स जो हम नहीं करते। हम कहते हैं बेशक। कि कुछ हो जाए तो पहला कदम उठाना पड़ेगा, ग्रेजुअली सारा कुछ होगा। आपने पहले दिन किया तो इतना अच्छा प्रोग्राम नहीं हो सकता था। नहीं हो सकता बिल्कुल रखते। अच्छा, एक और छोटी सी बिल्कुल। मिसाल आपको दूं कि कहते जी हैं जी कि जी अगर अगर आपके सेन में नल है पानी का या हैंडपंप लगा हुआ है, तो उसके नीचे जहां पानी गिरता है वो सुराख कर देता है पत्थर में, ईंट में। अब पानी का कतरा सुराख तो नहीं कर सकता। वो क्या ताकत है जो सुराख करती है? वो मुस्तकिल मजाजी है। अगर पानी का कतरा मुसलसल गिरता रहे तो वो बिल्कुल भी मुश्किल है। कर सकता है। हम तो फिर इंसान बिल्कुल है। हम जब इंसान भी है बिल्कुल मुसलसल करेंगे उसका रिजल्ट जरूर आएगा, 100% आएगा। और मैं बिल्कुल यकीन करता हूँ कि जो आप काम करेंगे उसका सिला मालिक नहीं रखता। बिल्कुल बेशक। अच्छा सर, आपकी पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन बनाने का क्या मकसद है? क्या लोगों को ज़्यादा फायदा देना है? क्या एक इनकम का जरिया है? अच्छा सर, ऐसा वाला इसमें से ना थोड़ा। जी जी किताबें शायद उतना बड़ा अभी इनकम का सोर्स नहीं रही हमारे माशरे में। पढ़ने वाले लोग कम हो गए हैं सोशल मीडिया के इस बूस्ट की वजह से। लेकिन जब मैं खुद अपनी किताब छपवाने गया तो मुझे बड़े साल लगे, उसके लिए पैसे चाहिए थे, रहनुमाई चाहिए थी। और मोस्टली इदारे जो हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं। तो मैंने सोचा कि अब मैं ट्रेनिंग से पैसे कमा रहा हूँ, मैं जिंदगी में बहुत सारी कामयाबी हासिल कर चुका हूँ। मैं अपने गांव शेखुपुरा से काउंसलर भी रहा, वाइस चेयरमैन, फिर मैं डिस्ट्रिक्ट असेंबली का मेंबर रहा। तो जो जो मैंने करना चाहा मुझे अचीवमेंट्स मिली। तो अब मैंने कहा अगर मैं कामयाब हूं और मैं असुदा हूं तो मैं कोई ऐसा काम करूं जो मेरी जिंदगी का मकसद है। तो उसके पीछे मकसद है कि जिसकी किताब नहीं छप सकती मैं छाप देता हूँ। अच्छा, मैं उसे एक्चुअल रेट बता देता हूँ जो कि कारोबारी अखलाकियत के खिलाफ है, जी या जी कम मुनाफा ले लेता हूँ। 50 किताबें बिल्कुल। छाप चुका हूँ अभी तक। लेकिन मैं उन वाह लोगों जी की वाह। छापता हूँ, आपके साथ से मैं कहता हूँ किसी नौजवान ने अगर कोई ऐसी चीज लिखी है जो वो जी जी समझता है कि लोगों की जिंदगी में असरदार हो सकती है, तो जी मुझसे जी रब्ता करे। उसकी हम किताब छापेंगे, उसे गाइड करेंगे और उस किताब को आम करेंगे ताकि वो पैगाम जो है वो दूसरे लोगों तक पहुंचे। और अभी मैं डिजिटल जबरदस्त। पे काम कर रहा हूँ, जो किताबें छाप रहा हूँ उसको ई बुक्स बना रहा हूँ ताकि वो नेट पे जबरदस्त, आ सबसे जाए। ज्यादा ये काम बेहतरीन है। अभी उस पे हम काम कर रहे हैं। और मैं और रेहान भाई इस पे एक अदारा भी बना रहे हैं जो अवेलेबल वाह जी किताबों वाह। को डिजिटल करेगा। जबरदस्त। अच्छा सर, आखिर में मैं चाहूंगा कि आप कौन सा ऐसा मोटिवेशनल मैसेज देंगे जिस तरह लोग खुद ब खुद अपने काम की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत से लोग लेजी हो चुके हैं मेरी नज़र में, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जी फिर जी। भी हम चाहेंगे कि कुछ ना कुछ हिस्सा अगर वो अपनी कामयाबी की तरफ जानना चाहते हैं तो कौन सा ऐसा मोटिवेशनल मैसेज होगा जिस पे वो बात अमल करें और कुछ ना कुछ उनको रेस्पॉन्स अच्छा मिले और तब्दीली उनमें आना शुरू हो जाए। अच्छा सर, एक हदीस मुबारक है कि जिसने खुद को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। और हजरत अल्लामा इकबाल भी कहते रहे कि खुद ही पे बहुत उन्होंने फोकस किया। मेरा भी नई नई स्कूल मैसेज है कि पहले खुद को पहचाने कि आप में पोटेंशियल क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। अच्छा, जो भी बंदा आपको सुस्त लगता है वो इसलिए नहीं कुछ कर रहा है, उसकी मर्जी का काम नहीं, करने को कुछ नहीं। और बदकिस्मती से हमारे यहाँ नौजवानों के पास करने के लिए कुछ नहीं है। अगर फेसबुक और सोशल मीडिया हमने इस्तेमाल भी शुरू किया तो उसका सिर्फ गेम्स की हद तक हमने, या उसको हमने सीरियस नहीं लिया, जबकि दुनिया ने इसी से तरक्की कर ली। तो अब देखिए ना गूगल पे क्या इंफॉर्मेशन है जो वहां पे नहीं पड़ी हुई ना।
अगर आप किसी बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप फौरी जान सकते हैं, अभी वो मुश्किल नहीं एक्सेस। और अगर आप कुछ करना चाहते हैं, पहले अपनी सलाहियतों को पहचानें, अपने करीबी दोस्तों से मशवरा करें, खुद देखें कि आप में क्या करने की सलाहियत मौजूद है। जो आप करना चाहते हैं, जो आपको शौक है, वो शुरू करें, भले छोटे से शुरू करें। हम समझते हैं पहले दिन हमारा इतना बड़ा बिजनेस हो कि लोग मसाले दें, और जो हम लोगों को सबसे बड़ा रोग हमारा क्या है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग कि जी मैं छोटा काम करूंगा, लोग क्या कहेंगे, मैं सब्जी लगाऊंगा, लोग क्या कहेंगे। फिर लोग आप दे जाते हैं, जिस दिन आपके घर खाने को कोई दे के गया कभी? अगर सब्जी बेचना छोटा काम है, दुनिया में कोई काम छोटा नहीं है, छोटा नहीं होता, मेहनत से करना चाहिए। और हर छोटा काम ही कल को बड़े स्केल का बिजनेस बनता है। अच्छा, बाटा फैक्ट्री पहले दिन नहीं बन गई। अगर हम किसी को बैठा देखें, हम कहते हैं छोटा काम कर रहा है, तो बाटा वाले नहीं बना रहे हैं, वो कैसे बाइज्जत है। तो छोटे को इज्जत देना सीखें, अपना काम करें, नौकरियों की, सरकारी नौकरियों की उम्मीद छोड़े, छोटे से छोटा भी कारोबार शुरू करें, वो बड़ा हो जाएगा। तो यही मेरा मोटिव है कि आप कर सकते हैं, अपने आप पे यकीन करें। मैं कहता हूँ हमारे युग में इतनी एनर्जी है कि आप अगर सुबह उठ के 10 दफा अपने आप को पैगाम दें कि मुझे अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं और मैं दुनिया का हर काम कर सकता हूँ, तो आप देखें आप कर पाएंगे। जो सोचता है वही कर सकता है। जब आप पहले ही सोचे मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप किस तरह कर पाएंगे। कहते हैं जब आप कोई मायूसी का पैगाम दे रहे होते हैं या मायूसी की बात मुंह से निकालते हैं, तो आपका अपना ब्रेन भी सुन रहा होता है, और वो सुन के एक्ट करना शुरू कर देता है। अगर आप खुद को अच्छे मैसेज दें, अच्छी बातें सुने, अपने आप को पहचाने, और छोटे से छोटा को कारोबार शुरू करें, ये सोच के कि 100 मील का सफर भी पहले कदम से शुरू होगा। अच्छा, आप देखें वो दुनिया पड़े कामयाबी की कि जो आज रोल मॉडल है वो भी कल 0 से शुरू हुए थे, उन्होंने भी बिल्कुल यही है। तो आज ही हमने इरादा करना है कि जो करना है आज ही अमल शुरू करना है। अमल उनके लिए कि अच्छा, जो मेरे बंदे मेरी बातें सुन रहे हैं और मोटिवेशनल स्पीचेस सुनते हैं, उन्हें भी मैं कहता हूँ अच्छी बातें सुनने की भी आदत पड़ जाती है। ये बात है, जो आज सुना उस पर अमल शुरू कर दो, जिंदगी बदल जाएगी। खाली सुनते रहने से नहीं बदलेगी। नहीं, ये जिंदगी ऐसी छतरी है जो खुलेगी बारिश से बचाएगी, बंद पड़ी रहेगी तो उसका कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं, बंद ही पड़ी रहेगी। अपनी शख्सियत को खोलें, जी उसको उसका साया, उसके साये में खुद जीना सीखें, अपनी सलाहियत पहचानें, और अपने से नीचे देखें कि जिन लोगों के, जिस तरह मैंने मिसाल दी, जिन लोगों के खुदा ना हाथ पाँव नहीं है, आपको अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं, आपको बिल्कुल मुकम्मल बनाया है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ इरादे की कमी। बिल्कुल, और जो करना है आज से ही शुरू करें, अल्लाह कामयाबी आपके साथ हो। बेशक, बिल्कुल सर जी। सर जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद आज़म मलिक साहब, आपने इंतहाई कीमती वक्त में से हमें कुछ टाइम दिया, हम आपके इंतहाई मशकूर हैं। यकीनन आपने 30 मिनट से 33 मिनट बात की, और 33 मिनट में बहुत सी अच्छी आपने गुफ्तगू की है, मुख्तसर की है लेकिन पुरअसर की है। और मैं चाहूँगा कि आपसे दोबारा भी रब्ता रखेंगे, क्योंकि आपकी बातें बहुत अच्छी है और लोगों को यकीनन सीखने का मौका मिला होगा और मिलता रहेगा, और इससे भी कुछ न कुछ सेशन से कुछ न कुछ वो सीखेंगे। तो हमारी हर मुमकिन यही कोशिश होती है कि आप जैसे लोगों को स्क्रीन पर ले आने का असल मकसद यही है कि लोग आपको देख के कम से कम, मैं कहता हूँ पॉजिटिव जेलसी करें, नेगेटिविटी नहीं कर सकते हैं तो पॉजिटिव करें, नेगेटिविटी वैसे नहीं करनी चाहिए। और इतना 100% नहीं कर सकता तो 1% या 5% भी अगर काम वो अपने हिस्से का कर देंगे तो यकीनन कुछ ना कुछ उनकी कामयाबी हो जाएगी। तो एक मरतबा फिर मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। मैं चाहूँगा कि इस वक्त मैं रमेश कुमार BM अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अगले नए प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह, बहुत शुक्रिया सर।